नमस्कार साथियों, सिलेक्शन एकेडमी बाई गगन सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने आपको कल की क्लास में हिंदी पढ़ाया था। हिंदी में वर्णमाला का जो टॉपिक था आपका वो समाप्त हो चुका था। और उसके बाद में मेरा ही एक टेलीग्राम पर चैनल दिया गया है, यूट्यूब में लिंक है टेलीग्राम की, उसमें पीडीएफ पड़ी है पूरी वर्णमाला की, तो आप उस पे जा कर के पीडीएफ ले सकते हैं। आज हम आपको पर्यावरण पढ़ाएंगे। पर्यावरण कहते किसे हैं? देखो, परि का मतलब होता है पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना। पहला ही क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण किससे मिलकर बना? तो परिधन आवरण बराबर होता है पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। तो भैया किसके चारों ओर, किससे घिरा हुआ, अर्थात यहाँ पर परिभाषा तो मिल गई। चारों ओर घिरा हुआ जो आवरण होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो किसके चारों ओर? देखो, चारों ओर किसके? जैविक घटक के। जैविक घटक के चारों ओर जो अजैविक घटक का जैविक घटक के चारों ओर जो अजैविक घटक का आवरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब जैविक घटक होते कौन कौन से हैं? तो जैविक घटक हमारे 5 होते हैं। पहला होता है जीव जंतु। दूसरा होता है वनस्पति, शैवाल। चौथा होता है कवक। और 5वां होता है विषाणु होता है या जीवाणु। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक लिख के आता है विषाणु और जीवाणु। दोनों में देखो, दोनों में ही अंतर है। जो विषाणु है ये होता है अजैविक घटक और जो जीवाणु होता है वो होता है जैविक घटक। तो याद रखना, यहीं पर प्रश्न पूछता है, देखना यहीं पर पूछेगा, पहले लिख दें तुमको। हाँ, देखो यहाँ पर होता है जीवाणु। प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक नहीं है? ऑप्शन होंगे जीवाणु, विषाणु, शैवाल, जीव जंतु। और जीव जंतु। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे आती है, जीवाणु है कि विषाणु है। तो याद रखना, जो जैविक घटक होता है हमारा वो कौन होता है? जीवाणु होता है। और इसके बाद में जो अजैविक घटक होते हैं वो कौन से होते हैं? जो जैविक नहीं है वो सब क्या है? अजैविक घटक हैं। जैसे पर्वत है, पठार है, नदियाँ है। पर्वत है, पठार है, नदियाँ है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। नदी है, महासागर है, मरुस्थल है। ये सब क्या है? नदी, महासागर, मरुस्थल, प्रोटीन, जलप्रपात, कार्बोहाइड्रेट, वर्षा, महासागर, ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या हैं? अजैविक घटक हैं। क्या हैं? अजैविक घटक हैं। तो देखो, परिभाषा मेरी बन गई, जैविक घटकों के चारों ओर अजैविक घटक का जो आवरण है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण
का विच्छेद क्या है? परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। किसके चारों ओर? किससे घिरा हुआ? तो जैविक घटकों के चारों ओर जो अजैविक घटक का आवरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पर लिख लो, जैविक घटकों के चारों ओर अजैविक घटक का, जैविक घटकों के चारों ओर अजैविक घटक का अजैविक घटक का आवरण। आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। या फिर लिख लो जैविक घटकों के चारों ओर अजैविक घटक का जो घेराव है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो जैविक घटकों के चारों ओर अजैविक घटक का आवरण, जैविक घटकों के चारों अजैविक घटक के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। जैविक घटक के चारों ओर जो अजैविक घटक का आवरण है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। या जैविक घटकों के चारों ओर जो अजैविक घटक का आवरण है उसे हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। जैविक घटक होते कितने हैं? केवल देखो, केवल यही क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये याद रखना कि जैविक घटक होते कितने हैं। तो जैविक घटकों की संख्या 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होते हैं, शैवाल होते हैं और कवक होते हैं। इसके बाद में विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं। इसके बाद में क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। जो विषाणु होता है वो जैविक घटक नहीं होता है। अब इसके बाद में देखें, देखो, अच्छा इसके बाद में कहता पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1992 या 72 कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। और इसी पर्यावरण संरक्षण को हम किस नाम से जानते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से। किस नाम से? स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसमें निर्णय क्या लिया गया था? इसमें जो निर्णय लिया गया था वो क्या लिया गया था? प्रत्येक वर्ष 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाएगा? पर्यावरण दिवस। क्या निर्णय लिया गया था? प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में यह सम्मेलन होने की वजह से इसी सम्मेलन को हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसमें निर्णय क्या लिया गया था? इसमें यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस?
पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अब इसी जगह पर एक हुआ था पृथ्वी संरक्षण सम्मेलन। पृथ्वी संरक्षण सम्मेलन पृथ्वी संरक्षण सम्मेलन, देखो जो पृथ्वी संरक्षण सम्मेलन हुआ था, प्रश्न पूछता है कि प्रथम पृथ्वी संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखो पृथ्वी संरक्षण सम्मेलन वर्ष 1992 में, कब 1992 में रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो शहर। जो रियो डी जेनेरियो शहर है ये है कहाँ का? तो ये ब्राज़ील का है। कहाँ का? तो यहाँ पर लिख लेना, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, हाँ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी संरक्षण सम्मेलन। और इसी वजह से इसको हम रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। कौन सा? रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या निर्णय लिया गया था? तो इसमें यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक देश कैसा विकास करेगा? सतत विकास, धारणीय विकास और टिकाऊ विकास। मतलब इसमें निर्णय ये था कि सतत विकास, धारणीय विकास और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करें। देखो पर्यावरण संरक्षण के लिए किस वर्ष सम्मेलन हुआ? तो कब हुआ? 1972 में। कहाँ पर हुआ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन होने की वजह से इसी पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन को हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसमें निर्णय क्या लिया गया? इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाएगा? पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अब इसके बाद में कहता है कि पृथ्वी संरक्षण सम्मेलन कब हुआ? तो पृथ्वी संरक्षण सम्मेलन 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। और ये हुआ कहाँ पर? तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ। और रियो डी जेनेरियो शहर में होने की वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं? रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसमें निर्णय क्या लिया गया? तो इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक देश, सभी देश कैसा विकास करेंगे? सतत विकास करेंगे, टिकाऊ विकास करेंगे और धारणीय विकास करेंगे। किसको प्रोत्साहित किया गया? सतत विकास, धारणीय विकास और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित किया गया। अच्छा, इसके बाद में कहता है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। तो ये देखो, अब इसको हम हटाए हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संधियां। देखो पर्यावरण से
संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संधियां कौन सी हैं? जैसे पहली है क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सी? क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? तो ये हुआ था ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। किस लिए? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। जैसे दूसरा हुआ था देखो इसी के साथ क्योटो के बाद में तुरंत क्योटो देखो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक और समझौता हुआ था जिसका नाम है पेरिस समझौता। कौन सा? पेरिस समझौता। ये किसके लिए होता है? ये भी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग देखो ये जब ग्लोबल वार्मिंग रुक गई तो इसको फिर नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। कौन सा? ये इस जगह लिख लेना, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए। अच्छा, दूसरा हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दूसरा हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दूसरा हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था और ये किसके लिए होता? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। किसके? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। देखो मॉन्ट्रियल के बाद में तुरंत एक आया था, मॉन्ट्रियल के ही साथ आया था किंगाली समझौता। कौन सा? किंगाली समझौता। और किंगाली जो समझौता था इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें बताया गया था कि पहले इसमें बताया गया था कि ओजोन जो शीत प्रशीतक यंत्र होते हैं उसमें CFC गैस आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसकी जगह पर HCFC लाई गई थी। फिर किंगाली समझौता जब आया था तो इसमें बताया गया था कि CFC की जगह पर HCFC तो आ गई है लेकिन 2040 तक HCFC को भी हटाया जाएगा। किसको ध्यान में रखकर बताया गया था? महिलाओं को ध्यान में रखकर बताया गया था। इसके बाद में तीसरा होता है देखो क्योटो, पेरिस, मॉन्ट्रियल, किंगाली। इसके बाद में होता है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल। जो नागोया प्रोटोकॉल था ये जैव विविधता से संबंधित था। किससे? जैव विविधता से संबंधित था। जैव विविधता से संबंधित। नागोया के बाद में आता है आपका कार्टाजेना। कार्टाजेना प्रोटोकॉल। जो कार्टाजेना था ये आनुवांशिक जैव संरक्षण के लिए आया था। किस लिए? आनुवांशिक जैव संरक्षण के लिए कार्टाजेना। और इसके बाद में एक और आप लोग पढ़ लो, रामसर समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर समझौता। जो रामसर समझौता था ये आर्द्र भूमि एवं नम भूमि के संरक्षण के लिए आया था। आर्द्र या नम भूमि संरक्षण के लिए। इतने केवल आपको पढ़ने 5, केवल आपको 5 पढ़ने। कौन कौन से?
पहला क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो पेरिस भी पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आया था, और जो पेरिस समझौता था ये ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए आया था। इसके बाद में आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये ओजोन परत के क्षरण के लिए आया था, और इसके बाद में आया था किंगाली समझौता, ये भी ओजोन परत के लिए ही था, ठीक है। इसके बाद में फिर आया था नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल जो था वो जैव विविधता से संरक्षित, जैव विविधता से उसका संबंध था, ठीक है। कार्टाजेना जो था वो काय के लिए, आनुवांशिक जैव संरक्षण के लिए था। रामसर जो समझौता है वो किसके लिए, आर्द्र भूमि या नम भूमि के लिए आया था। तो अब हम आप लोगों को एक एक पढ़ा दें। आप पहले डालिए इसमें क्योटो प्रोटोकॉल। पहला क्योटो प्रोटोकॉल देखिए, अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल था ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के रोकने के लिए था। अच्छा एक चीज़ बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ही तो आया था, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन। वैश्विक तापन, और वैश्विक तापन होता क्या है, पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहलाता है। पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाता है, वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। अच्छा देखो क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था, तो अब आपको पता होना चाहिए 1997 में। 1997 में जापान का एक शहर था जिसका नाम था क्योटो। उन्नीस सौ सत्तानवे में जापान का एक शहर था, कहाँ पर, जापान का शहर का नाम क्या था, क्योटो। देखो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997 में। कहाँ पर हुआ, जापान के शहर क्योटो में। जापान का एक शहर था क्योटो, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और उसी सम्मेलन को क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। वो कब हुआ, 1997 में। क्यों हुआ, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको हम वैश्विक तापन कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के जो कारण है वो कौन से हैं, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के कारण। देखो अच्छा ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के कारण।
ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्या होता है वैश्विक तापन के कारण। देखो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के कारण क्या है, पहली चीज ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जो गैस है वो कौन सी, सर्वाधिक उत्तरदायी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, CO2। कौन सी है, CO2। CO2 गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अगला पॉइंट इसी में लिख लो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वो कौन कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें निम्न कौन कौन सी हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्या होता है जल वाष्प और जल वाष्प। देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस NO ना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड है और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जल वाष्प। अच्छा देखो जो CFC है, प्रश्न पूछा जाता है जो CFC है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, याद रखना प्रश्न पूछा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC कहते हैं, ये किन गैसों का मिश्रण है। तो इसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कौन सी कार्बन। मुख्य रूप से जो आती हैं वो कौन सी होती हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन जो मुख्यतः पाई जाती हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अच्छा इसके बाद में अगला पॉइंट कहता है ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। गैसें कौन कौन सी हैं उत्तरदायी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और जल वाष्प। अब इसके बाद में कहेगा इन गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट, तो इन गैसों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस समूह। तीसरा पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस। तो लिख लो ग्लोबल वार्मिंग गैसों के, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों के समूह को ऐसे लिखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस समूह कहा जाता है। समूह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस समूह। देखो जो गैसों का समूह है, गैसों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस CO2,
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। गैसों कौन निम्न कौन कौन सी गैसें? तो CO2 है, CH4 है, NO है मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प। इसके बाद में कहेगा इन गैसों का जो समूह है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितनी भी उत्तरदायी गैसें हैं, उन गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस समूह कहते हैं। अच्छा ठीक है। फिर कहेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन सी होगी? यही होगी, कौन सी? CO2 होगी। तो कोई दिक्कत नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस पूछे या सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस पूछे तो कौन सी है? CO2। अच्छा, वायु प्रदूषण के लिए वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। जिसको देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसी को हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस भी इसी को कहा जाता, तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में पूछेगा ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी? ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? CFC। देखो, ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? CFC है। CFC कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन होती है। इसके बाद में कहेगा अम्ल वर्षा के लिए। देखो, अम्लीय वर्षा होती है, अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? SO2। सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, अम्ल वर्षा की वजह से ताजमहल का जो रंग है वो कैसा पड़ रहा है? पीला पड़ने लगा है। और वहाँ पर क्या है? मथुरा तेल रिफाइनरी है, इसी वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है और ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए वहाँ पर काहे के वृक्ष लगाए गए हैं? लाइकेन के। काहे के? लाइकेन के वृक्ष लगाए गए हैं, याद रखना। और उसके बाद में अगला आपसे पूछेगा कि भोपाल गैस त्रासदी कौन सी? देखो, ऊपर लिख दें, भोपाल गैस त्रासदी के लिए भोपाल गैस त्रासदी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी। देखो, भोपाल गैस त्रासदी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस
मिथाइल आइसोसाइनेट थी। इसके बाद में एक तुमसे और पूछेगा कि गिद्ध प्रजाति की समाप्ति के लिए, गिद्ध प्रजाति की समाप्ति के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी दवा रही? कौन सा है? गिद्ध प्रजाति की समाप्ति के लिए, गिद्ध प्रजाति की समाप्ति के लिए कौन सी दवा है जी? गिद्ध प्रजाति की समाप्ति, या ऐसे लिख लो, गिद्ध प्रजाति की समाप्ति के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, गिद्ध प्रजाति की समाप्ति के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी दवा कौन सी है? गिद्ध प्रजाति की समाप्ति के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी दवा कौन सी है? तो डाइक्लोफेनॉल सोडियम। कौन सी है? डाइक्लोफेनॉल सोडियम। कौन सी है? सोडियम, डाइक्लोफेनॉल सोडियम। देखो ये कैसे गिद्ध प्रजाति की समाप्ति के लिए, ये दवा तो जानवर को दी जाती है, ये दवा जानवर को दी जाती है जब जानवर बीमार होते हैं, जानवरों को ये दवा दी जाती है। जब जानवर मरता था तो उस जानवर को कौन खाता था? गिद्ध। कौन? गिद्ध। और ये जो दवा है ये किसको नुकसान करती थी? गिद्ध को नुकसान करती थी। और इसी वजह से गिद्ध प्रजाति की समाप्ति हो गई, इसी वजह से गिद्ध प्रजाति की समाप्ति हो गई है। बस और इतना ही आज के लिए काफ़ी है कि गिद्ध प्रजाति की समाप्ति के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो दवा है वो कौन सी है? डाइक्लोफेनॉल सोडियम है। और इसके बाद में कल आपको हम पढ़ाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद सिलेक्शन एकेडमी में, और आप सभी लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना। यहीं से आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद साथियों।